नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार में एक बार फिर से लेटर वॉर शुरू हो गया है। दरअसल से नीतीश कुमार के द्वारा लेटर जारी करने के बाद अब शिक्षा विभाग ने उस लेटर को फर्जी बता दिया है। जानकारी के मुताबिक ईद और रामनवमी की छुट्टी को लेकर एक लेटर जारी किया गया था, जिस पत्र को शिक्षा विभाग ने फर्जी बता दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने इसे फर्जी बताया है। आपको बता दें, कल सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर आईपीआरडी ने एक पत्र भेजा था। शिक्षा विभाग के आदेश का हवाला देकर ये पत्र जारी किया गया था। सीएम नीतीश कुमार के आदेश को यानी एक बार फिर से के पाठक ने नहीं माना है। एक तरीके से अगर आप देखें तो आपको बता दें, 10 और 11 अप्रैल को ईद की छुट्टी है, 17 अप्रैल को रामनवमी की छुट्टी दी गई थी। सीएम ने छुट्टी घोषित की थी, लेकिन उस लेटर को ही फर्जी बता दिया गया है। हमारे साथ संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या है ये पूरा मामला और क्या ऐसा माना जाए के पाठक ने एक बार फिर से सीएम की बात नहीं मानी? बिल्कुल शिप्रा, देखिए बहुत बड़ी विडंबना है कि फिर से एक बार शिक्षा विभाग यानी शिक्षा विभाग के जो एसीएस हैं के पाठक, उन्होंने अब सरकार की बात को नहीं मानी है और उसके बाद पत्र जारी किया गया था, उसे फर्जी करार दे दिया है। बता दें आपको कि जो इमारतें शरिया है उसकी मांग पर जो है सीएम नीतीश कुमार ने पहल की थी और पहल करने के बाद ये आदेश कल जारी किया गया था। आईपीआरडी ने पत्र जारी किया था जिसमें ये कहा था कि 10 और 11 अप्रैल को ईद की छुट्टी घोषित की जा रही है। इसके साथ साथ 17 अप्रैल को रामनवमी की छुट्टी मिलेगी। तो कुल मिलाकर सभी शिक्षक जो है निश्चिंत थे कि 10 और 11 को छुट्टी मिलेगी और 17 को भी छुट्टी मिलेगी। लेकिन इस बीच शिक्षा विभाग ने उस पत्र को ही फर्जी करार दे दिया है, तो कहीं ना कहीं फिर से असमंजस की स्थिति है। बता दें आपको कि शिक्षा विभाग के नाम का पत्र था और इसे किसी और ने नहीं बल्कि आईपीआरडी सूचना जनसंपर्क विभाग के द्वारा जारी किया गया था, जिसे जिला जनसंपर्क अधिकारी जो है उन्होंने भी पुष्टि कर दी थी। इसके साथ साथ शिक्षा मंत्री के कोचांग से भी जो है ये जारी किया गया था। अब फिर से सीएम नीतीश कुमार के आदेश को जो है एक तरह से दरकिनार कर दिया गया है और पत्र को ही फर्जी बता दिया गया है। तो अब देखना ये होगा कि आखिर सीएम नीतीश कुमार क्या पहल करते हैं, क्योंकि फिर से शिक्षक हों या जिला शिक्षा पदाधिकारी, अब किसे सही माने, सीएम के पत्र को जो आईपीआरडी का जो जारी किया गया पत्र है या फिर के पाठक ने जारी करवाया है वो सही है। तो ये असमंजस जो है फिर से बन गई है। जी बिल्कुल रजनीश, और हम दर्शकों को वो 2 लेटर भी दिखा रहे हैं जो छुट्टी को लेकर कल लेटर जारी किया गया था। ये दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे जिसे फर्जी बताया गया है। आज एक और लेटर जारी किया गया है रजनीश, लेकिन बार बार के पाठक जो है वो मुख्यमंत्री के आदेश को नहीं मान रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि कोई कार्रवाई भी एसीएस के पाठक पर नहीं हो पा रही है? बिल्कुल, देखिए यही लोग जानना चाहते हैं, यही लोग सवाल पूछना चाहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा होते हैं और इसको लेकर जो है लगातार चाहे वो सत्ताधारी पार्टी के नेता हो या वाले हो, तमाम लोग सवाल करते आ रहे हैं। और फिर से एक मौका दे दिया है के पाठक ने अब सरकार पर सवाल खड़ा करने का, क्योंकि सीएम जिस राज्य के अगर पत्र जारी करे और उस पत्र को जो है एसीएस अगर उसे एक तरह से खारिज कर दे, उसे भ्रामक और फर्जी बता दे, तो निश्चित रूप से सवाल उठेगा। और अब देखना होगा कि शाम तक जो है आखिर के पाठक के इस पत्र के बाद यानी कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं, उनके इस पत्र के बाद अब सीएम हाउस से क्या पहल की जाती है या फिर इसको लेकर क्या सियासत होती है, ये आने वाला वक्त यानी शाम तक देखना होगा। जी अभी तक कुछ रिएक्शन सामने आ पाया शिक्षकों की तरफ से या पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से इसको लेकर रजनीश? देखिए बिल्कुल, शिक्षकों की तरफ से लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि बिल्कुल गलत हो रहा है, क्योंकि सीएम जो है इससे पहले जो भी आदेश देते थे हूबहू वो लागू होता था। लेकिन विधानसभा के दौरान भी देखा गया कि स्कूल की टाइमिंग को लेकर 10 से 4 कहा गया था मुख्यमंत्री के द्वारा, और इसको लेकर एक पत्र भी जारी हो गया था जिसे शिक्षा विभाग ने फर्जी करार दे दिया था। अभी भी स्कूल जो है गर्मी के दौरान 9 से 5 संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के तमाम जो अधिकारी हैं या जो मंत्री हैं कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और इसको लेकर अभी गर्मी की छुट्टी के दौरान सवाल खड़ा हो रहा है। और चलिए आप इस पर नजर बनाए रखिए रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। सिवान से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां ट्रेन से कटकर 4 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब गेहूं कटनी कर घर वापस महिला लौट रही थी। 2 बच्चे और 2 महिला की मौत खबर है। बच्चों को रेलवे ट्रैक पर बचाने के दौरान ये हादसा हो गया। लक्ष्मीपुर गांव की निवासी हैं ये सभी मृतक। मैरवा स्टेशन के लक्ष्मीपुर रेलवे लाइन के पास
ये घटना घटी है जहां 2 बच्चे और 2 महिला की मौत हो गई है। संवाददाता मृत्युंजय अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, कैसे हुआ ये हादसा? जी, ये पूरा मामला सिवान गोरखपुर रेलखंड पर मैरवा स्टेशन के पास लक्ष्मीपुर रेलवे ट्रैक है, वहां की है, जहां 2 महिलाएं अपने बच्चे के साथ गेहूं की कटनी कर रही थी और कटनी करने के दौरान वो अपने घर लौट रही थी खाना खाने के लिए। इस दरमियान अचानक 2 लड़के थे वो रेलवे ट्रैक पे आ गए और दोनों लड़के को ट्रेन की चपेट में आने देख जब दोनों महिला अपने बच्चे को बचाने के लिए गई तो ये भी दोनों महिलाएं उस ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। ये सभी लोग लक्ष्मीपुर गांव के ही रहने वाले हैं। घटना के बाद जो रेल अधिकारी है, जीआरपी और आरपीएफ की टीम है, कुछ स्थानीय लोग हैं, रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए हैं। चूंकि थोड़ी देर के लिए वहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया, लेकिन अधिकारी पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जिस तरह से सिवान में बड़ी रेल घटना हुई है, ट्रेन की चपेट में आने से 2 मासूम बच्चे के साथ 2 महिला की मौत हो गई है, जिससे गाँव में पूरी तरह मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मृत्युंजय। और अगली खबर आपको बेतिया से बता दें, जहां आग का कहर देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि 3 लोगों के घर इस अगलगी में जलकर खाक हो गए और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आग का तांडव भी देखने को मिल रहा है। कई जगह से अगलगी की खबरें भी सामने आ रही हैं। खबर हम आपको बेतिया से बता रहे हैं, जहां मझौलिया में आग से इस कदर तबाही मची कि लोग त्राही त्राही करने लगे। मोहिद्दीपुर वार्ड नंबर 8 में 3 लोगों का घर जलकर खाक हो गया। लाखों की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। अग्निशमन की टीम के द्वारा आग पर काबू जरूर पा लिया गया, लेकिन घर इसमें जलकर खाक हो चुका है। और आपको बता दें कि 1 सप्ताह के अंदर अगलगी की ये 5वीं घटना है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये 3 लोगों के घर जलकर इसमें खाक हो गए हैं। जिनके घर जले हैं अब उनके सामने रहने का भी, खाने पीने का संकट पैदा हो गया है। तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। वहीं दानापुर से भी अगलगी की खबर सामने आ रही है। यहां एक सिपाही का घर जलकर खाक हो गया है। बताया जा रहा है कि अगलगी की इस घटना में सिपाही का घर जल गया। खाना बनाने के दौरान आग लगी थी। दमकल की टीम मौके पर पहुंची हुई है। गंगहरा पंचायत के फुटानी बाजार की एक घटना है। तो दानापुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां खाना बनाने के दौरान आग लग गई और इस अगलगी में घर जलकर खाक हो गया है। घर के अंदर रखे सभी सामान जलकर खाक हो गए हैं। दमकल की टीम मौके पर पहुंची हुई है। गंगहरा पंचायत के फुटानी बाजार की घटना बताई जा रही है। फिलहाल ये जानने की कोशिश की आखिर आग किस वजह से लगी है, लेकिन हम आपको बता दें कि गर्मी में आग की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। ऐसे में सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है, क्योंकि बिहार के अलग अलग जिलों से ऐसी कई सारी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें आग लगने से सब कुछ जलकर खाक हो जा रहा है। लोगों का आशियाना जल जा रहा है, लोगों के सामान जल जा रहे हैं, लोगों के सामने संकट पैदा हो जा रहा है। तो ऐसे में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखें दमकल की टीम और आसपास के जो लोग हैं वो अपने स्तर से आग बुझाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। आग पर काबू भी पा लिया गया, लेकिन इस अगलगी में सब कुछ जलकर खाक हो गया है। आग की ऊंची ऊंची लपटें आपको नजर आ रही होंगी। ये सिपाही का घर है, जहां खाना बनाया जा रहा था और अचानक आग लग गई। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। तो आरजेडी की प्रत्याशी रोहिणी आचार्य लगातार चुनाव प्रचार अभियान कर रही हैं और इसी कड़ी में कई सारे बयान भी दे रही हैं। अश्विनी चौबे को लेकर उनका एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अश्विनी चौबे हमारे अभिभावक हैं और वो हमारे चुनाव प्रचार में हमारा साथ दें। संजोग से मेरा भी 72वां साल प्रवेश किया है। मैं उस समय का ये बड़ा बयान सामने आया है। रोहिणी आचार्य ने कहा है कि अश्विनी चौबे हमें आशीर्वाद दें, वो बड़े हैं और हम चाहते हैं कि वो आकर हमारा चुनाव प्रचार करें।
और बिहार में राम मंदिर को लेकर लगातार सियासत चल रही है। भगवान राम को लेकर कई सारे बयानबाजी भी हो रही है और ऐसे में माधव आनंद का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग भगवान राम के अस्तित्व को नकारते थे अब भगवान राम के शरण में जाने की बात कह रहे हैं। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। आरजेडी पार्टी और उसके नेता लगातार सनातन धर्म के विरोध में भगवान राम के अस्तित्व को ही नकारने का काम करते हैं। कभी कहते हैं कि महिषासुर के वंशज हैं और अब भगवान राम के शरण में जाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि स्वाभाविक है, जितने पाप आरजेडी के लोगों ने किया है, बिहार को लूटने का काम किया है, उनको यह भी पता है कि न भगवान राम उनको सहारा देंगे न बिहार की जनता उनको सहारा देगी, क्योंकि इनका चाल चलन चरित्र भगवान राम को ही पता है और बिहार वासियों को भी पता है। और अब बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी मामले से जुड़ी हुई खबर की। तो आपको बता दें, शराब घोटाला मामले में उनकी जो गिरफ्तारी हुई है उसे चुनौती जिस याचिका के जरिए दी गई थी उस पर आज फैसला आने वाला है। दिल्ली हाईकोर्ट आज इस पर फैसला सुनाने वाला है। दिल्ली शराब घोटाला केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। अभी वो न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 अप्रैल को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज ये फैसला आने वाला है। वहीं शराब घोटाला मामले को लेकर मनोज तिवारी ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। उनकी तरफ से कहा गया है कि जिन्होंने गलत किया है उन्हें सजा जरूर मिलेगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पूछताछ के दरमियान अरविंद केजरीवाल ने आतिशी का नाम लिया था, अब उनसे भी पूछताछ की जाएगी। बड़ा है कि निश्चित रूप से इसमें जो भी दोषी है वहां तक तो पहुंचने की कोशिश करेगी ही जांच एजेंसी। अब रही बात कि इस शराब घोटाले में आतिशी और सौरभ भारद्वाज, आप दोनों का नाम अरविंद केजरीवाल जी ने दिया और आतिशी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा जी का नाम दिया। तो मेरा मानना है कि जब ये लोग खुद ही बता रहे हैं कि इस घोटाले में ये भी हैं, तो जांच एजेंसी को ये जांच तो करनी पड़ेगी। और मेरा मानना है कि जो निर्दोष है वो सत्य थोड़ा देर परेशान हो सकता है, लेकिन जो दोषी है वो बचना नहीं चाहिए। वहीं कांग्रेस के जारी घोषणा पत्र पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और एक बार फिर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र देश को पीछे ले जाने वाला है, जबकि बीजेपी का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। मानता हूं कि जो कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ है वह, यदि वह कहा जाए कि वह भारत को पीछे ले जाने वाला है, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। मैं कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के संबंध में यही कहना चाहूंगा कि दिवालिया हो चुके बैंक के चेक से अधिक यह कुछ नहीं है। और इसी बीच रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडी ने मास्टरमाइंड मोहम्मद सद्दाम को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये फर्जी दस्तावेज यही बनाता था जिसे गिरफ्तार किया गया है। हेमंत सोरेन से जुड़े मामले में मोहम्मद सद्दाम आरोपी है। ईडी ने दूसरे मामले में भी गिरफ्तार किया। ईडी ने 7 दिनों की रिमांड मांगी है। जमीन फर्जीवाड़ा के 2 मामले में पहले से जेल में बंद है आरोपी मोहम्मद सद्दाम, जिससे अब पूछताछ की जाएगी। ईडी ने 7 दिनों की रिमांड की मांग की है। तो रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लैंड स्कैम मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। मास्टरमाइंड मोहम्मद सद्दाम गिरफ्तार किया गया है। फर्जी दस्तावेज तैयार करता था मोहम्मद सद्दाम और हेमंत सोरेन से जुड़े मामले में भी ये आरोपी है।
और अगली खबर आपको दिल्ली से बता दें, दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस का धरना अभी भी जारी है और सभी एक प्रतिनिधि मंडल तृणमूल कांग्रेस का धरना प्रदर्शन करने पर बैठा हुआ है और कई सारी मांगों को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। आपको बता दें 10 टीएमसी नेताओं का डेलीगेशन मंदिर मार्ग थाने के अंदर धरने पर बैठा है और इस दौरान दिल्ली पुलिस उनसे लगातार थाने से निकलने के लिए कह रही है, लेकिन वे वहीं पर जमे हुए हैं। टीएमसी की डिमांड है कि सीबीआई, ईडी, एनआईए, आईटी के डायरेक्टर्स को बदला जाए और इसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग में सोमवार को ज्ञापन भी दिया और चुनाव आयोग ने उनकी बात सुनी, लेकिन सोमवार शाम को टीएमसी के डेलीगेशन ने चुनाव आयोग के सामने धरना देना शुरू किया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेते हुए उन्हें हिरासत में लिया है और मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, लिहाजा केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों को बदलने की मांग की जा रही है। अब दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो टीएमसी नेताओं को रात में ही छोड़ चुकी है, लेकिन वे मंदिर मार्ग थाने में ही रुके हुए हैं और धरना दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारी उनसे थाने से बाहर जाने वो कह रहे हैं। 24 आवर्स उसी मांग पर, ताकि सीबीआई, ईडी, एनआईए, आईटी का चीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, फुल बेंच की तरफ से बदल दिया जाए एज सुन एज पॉसिबल। एंड उसी शांतिपूर्ण धरना हम उधर नहीं कर पाए तो हम मंदिर मार्ग थाने के अंदर करना चालू किया। कल सुबह 5 या 5:30 बजे से पकड़िए, हमारे धरना चल रहा है तो आज तक चलेगा, आज 5 तक चलेगा। 24 आवर्स शांतिपूर्ण धरना। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। बोकारो से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां गाड़ी चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए 11,18,000 रुपए कैश जब्त किए गए हैं। हरला थाना इलाके में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। मुर्गा तल में जांच के दौरान ये कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि बाइक की डिग्गी से पैसे बरामद किए गए हैं। डिग्गी से करीब 7,54,500 रुपए बरामद किए गए। बाइक सवार के बैग से 3,64,000 रुपए मिले हैं। धनबाद के भौरा का रहने वाला है विष्णुदेव विश्वकर्मा, जिसके पास से रुपए बरामद हुए हैं। विष्णुदेव विश्वकर्मा धनबाद से जमशेदपुर जा रहा था और अब उससे पूछताछ की जा रही है। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, कल्पना सोरेन एक बार फिर से जेएमएम कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद करने वाली हैं और संवाद के जरिए चुनाव में टिप्स भी देने वाली हैं। आपको बता दें कि जब से हेमंत सोरेन जेल गए उसके बाद से कल्पना सोरेन लगातार राजनीति में सक्रिय हैं और एक एक करके जेएमएम कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश भी कर रही हैं। कल्पना सोरेन अब गिरिडीह जाने वाली हैं, जहां वो संवाद करेंगी जेएमएम कार्यकर्ताओं से। 66 पंचायत के पार्टी पदाधिकारियों से संवाद होगा। गांडे उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद भी इसमें मौजूद रहेंगे। गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू भी इसमें मौजूद रहेंगे। सभी पंचायत से कम 10 कार्यकर्ता को बुलाया गया है। आपको बता दें 20 मई को गांडे विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और देखिए गांडे उपचुनाव को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि कल्पना सोरेन जल्द ही गिरिडीह जाएंगे और वहां पर जेएमएम कार्यकर्ताओं के साथ वो संवाद करेंगी, जिसमें वो बातचीत कर जेएमएम कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति बताएंगी। और अगली खबर आपको लोहरदगा से बता दें, जहां शिबू हत्याकांड से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, फुटेज में एक मोटरसाइकिल पर 3 अपराधकर्मी सवार होकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि अज्ञात अपराधियों ने जमीन कारोबारी नरेश साहू उर्फ शिबू की सैलून में गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है, जिसके बाद पुलिस अपराधियों की पहचान करने में जुट गई है और अब लोगों से भी मदद की अपील कर रही है कि अगर किसी ने कहीं देखा है तो पुलिस को इसकी सूचना दें।
और अब बात कर लेते हैं भागलपुर की। भागलपुर में भोलानाथ फ्लाईओवर का काम जो है काफी धीमी गति से चल रहा है, जिससे ग्रामीणों में काफी ज्यादा नाराजगी है। लंबे समय से इस फ्लाईओवर की मांग की जा रही थी। आशीष रंजन संवाददाता ने जायजा लिया। शहर के दक्षिणी क्षेत्र के लोगों की मांग सरकार के द्वारा पूरी की गई और उसके बाद कैबिनेट में फैसला लेकर भोलानाथ फ्लाईओवर पुल के निर्माण को लेकर मंजूरी दी गई और आप देख सकते हैं कि काम शुरू हो गया है। पिलर का काम लगातार चल रहा है और अक्टूबर माह से ही यह कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। ओवर ब्रिज पुल बनना है भोलानाथ पुल के ऊपर से और ये मिर्जान हाट से भीखनपुर 3 नंबर गुमटी तक बनना है। श्री राम इंटरप्राइजेज नामक कंपनी को इस पुल निर्माण का कार्य दिया गया है। हमें नहीं लग रहा है कि इनका जो है कार्य जो करने की जो है समय सीमा जो है तय किया गया है उसमें पूरा हो पाएगा। शुरू हुआ है तब से जो है पुल निगम के जो पदाधिकारी जो है एक भी जो वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित नहीं रहते हैं। ये ठेकेदार और जो है मजदूर के भरोसे जो है काम हो रहा है। इसलिए जो है यहाँ की जनता जो है जिलाधिकारी महोदय से मांग करती है कि बीच बीच में जो है जिलाधिकारी द्वारा जो है इसका पुल निगम का मॉनिटरिंग होना चाहिए। जो लोग हैं उनका कहना है कि जिस तेजी में काम को होना चाहिए था उस तेजी में जो है निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण कहीं न कहीं परेशानी लोगों को है। मोटरेबल सड़क को लेकर जो है जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान एजेंसी को आदेश दिया था कि इसको ठीक कराया जाए और लोगों के चलने की व्यवस्था जो है वो ठीक रह सके, लेकिन उस पर भी जो है अभी कोई खास काम नहीं हुआ है। वहीं जो निर्माण का कार्य है वो धीमी गति से चल रहा है, जिसको लेकर लोगों को आशंका है कि जो समय दिया गया है पुल निर्माण कंपनी को उससे अधिक समय कहीं ना लग जाए। इसको लेकर लोगों के बीच संशय है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।